अब स्टूडेंट्स हम ये सीखने वाले हैं कि हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। वैसे परावर्तन होता क्या है ये हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकल करके माध्यम बदलने की कोशिश करे और दोनों माध्यमों को बांटने वाली सीमा से टकरा करके प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आना जिसमें प्रकाश स्रोत उपस्थित था, यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। ये जो प्रकाश किरण आपकी आकर के टकराती है इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और यहां पर अगर हम कोई लंब डाल दें तो उसे कहते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है R। और आपको पता होगा कि परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और पहला नियम क्या कहता है कि ये तीनों ही चीजें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब यह है कि ये तीनों ही चीजें आप जो देख रहे हो वो बोर्ड पर ही हैं। अगर हम इन तीनों को काटने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक साथ काटा जा सकता है। अब इसी परावर्तन की व्याख्या हमें हाइगेन्स के सिद्धांत का प्रयोग करके तरंग प्रकाशिकी के आधार पर करनी है। यहां पर हम ये मानकर चलेंगे कि प्रकाश किरणों के रूप में ना चल करके तरंगाग्र या वेव फ्रंट के रूप में ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए कि ये कोई दो माध्यमों को बांटने वाली सीमा है और इस पर एक समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट I कोण पर आकर के आपतित होती है। इस समतल तरंगाग्र को हम नाम दे रहे हैं AV, और ये जो कोण बना रही है तरंगाग्र सीमा के साथ वो है I। और जब भी आप तरंगाग्र दिखाएंगे तो साथ में किरणें तो आपको हमेशा ही दिखानी है कि दो प्रकाश किरणें आप दिखा दें जो दोनों ही इस वेव फ्रंट या तरंगाग्र के कैसे होंगी? लंबवत। और अगर आपसे ये डेरिवेशन एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि मान लीजिए एक समतल तरंगाग्र AB दो माध्यमों को बांटने वाली सीमा पर I कोण पर आपतित होती है, और इस तरह से आप इस आपतित तरंगाग्र को बना करके आपतित किरणों के साथ दिखा दोगे। दूसरा बिंदु आप क्या लिखोगे कि बिंदु B को सीमा से या बाउंड्री से टकराने में जो समय लगता है वो स्मॉल t है। तो आप क्या देखोगे, अगर ये बिंदु t समय अंतराल के बाद जाकर के बिंदु C पर टकराता है तो ये जो दूरी उसने ट्रेवल की होगी वो दूरी किसके बराबर आ जाएगी? चाल गुणा समय से v इंटू टी के बराबर। यहां पर v क्या है? इस तरंगाग्र की या प्रकाश की इस पहले वाले माध्यम में चाल। अब यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी कि जब बिंदु B यहां पर था तो बिंदु A जो है वो सीमा से टकरा चुका था। अब जब तक बिंदु B आगे बढ़कर के बिंदु C से टकराएगा तब तक ये जो आपका बिंदु A है वो वापस लौटना शुरू कर देगा। अब अगला बिंदु आपको ये लिखना है कि समान समय अंतराल के अंदर, मतलब ये जो t समय है उसके अंदर ये जो बिंदु A है वो परावर्तित होकर के उतनी ही दूरी तय करता है जितनी बिंदु B ने C तक पहुंचने में की है, मतलब VT दूरी। और चौथा पॉइंट आपको ये लिखना है कि परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए हम बिंदु A से VT त्रिज्या का एक गोला या कहे एक वृत्त बनाएंगे। तो पहले आपको ये दूरी नाप लेनी है कि ये दूरी है कितनी, और फिर उतनी ही दूरी का आपको क्या करना है? एक गोला बनाना है, और उस गोले का केंद्र किसको बनाना है? A को। तो अगर आपके पास कंपास है तो कंपास से आप ये वाली दूरी नाप लें और उतनी ही दूरी का गोला फिर यहां से बना दें। और जैसे ही आप बिंदु C से इस गोले पर एक स्पर्श रेखा डालोगे इस तरह से, तो वो स्पर्श रेखा आपको क्या प्रदान करेगी? परावर्तित तरंगाग्र। तो ये जो C से लेके D तक आप देख रहे हो ये तो है परावर्तित तरंगाग्र, और बिंदु D को A से जोड़ते हुए जब आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी परावर्तित किरण। तो ये जो आपको AD दिख रही है ये है परावर्तित किरण। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप तरंगाग्र बनाएं तो साथ में किरणें जरूर दिखाएं। तो दूसरी प्रकाश किरण आप कैसे दिखाओगे? इसके समानांतर बिंदु C से एक प्रकाश किरण और दिखा दोगे। तो ये जो आपको दोनों दिख रही हैं ये है परावर्तित किरणें, ये है आपकी परावर्तित तरंगाग्र CD, AB है आपकी आपतित तरंगाग्र, और ये दोनों है आपतित किरणें। और इस स्थिति में ये जो आपकी परावर्तित तरंगाग्र है ये बाउंड्री या सीमा के साथ जो कोण बना रही होती है उसे हम क्या मान लेते हैं? परावर्तन कोण R।
और अभी हमें परावर्तन का दूसरा नियम भी यहां पर सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो कोण I और कोण R है ये एक दूसरे के बराबर किस तरह से होते हैं। तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R प्रूफ करने के लिए मैंने दो त्रिभुज सेलेक्ट किए हैं। त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में आप क्या पाओगे कि कोण D की बात करें या कोण B की बात करें, दोनों ही 90 अंश हैं। और ये हम कह कैसे सकते हैं कि प्रकाश किरणें जो होती हैं वो हमेशा ही तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। तो ये कोण आ गया आपका 90 अंश। तो पहली तो स्थिति आप ये लिख दो कि कोण चाहे आप ADC की बात कर लो चाहे आप कोण ABC की बात कर लो, दोनों के दोनों 90 अंश हैं। और दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि ये जो आपकी AD भुजा है वो कितना है, ये हमने VT त्रिज्या वाला अभी क्या बनाया था एक गोला। तो ये जो दूरी होगी ऐसे लेकर D तक ये गोले की त्रिज्या ही तो है, ये भी VT होगी। और यहां पर आप देखोगे कि ये जो BC है वो भी VT के ही इक्वल आ रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों की जो एक एक भुजा है AD और BC वो भी बराबर हो गई। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो AC है वो दोनों ही त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 अंश वाला जो कोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये जो कोण D है इसके सामने वाली जो भुजा है AC वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और साथ ही आप देखोगे समकोण B के भी ये सामने वाली भुजा है। तो AC इन दोनों ही समकोण त्रिभुजों की कॉमन भुजा हो गई और है कौन सी, कर्ण। तो AC को आप क्या लिख सकते हो, दोनों ही समकोण त्रिभुजों की कॉमन भुजा। और आपको पता हो कि किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं बराबर हैं, अगर कर्ण और लंब मान लो दोनों के बराबर हो चुके हैं तो आधार तो बराबर होंगे ही होंगे। और ये जो दोनों ही त्रिभुज है वो कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप देखो कि ये जो भुजा AD है इसके जो सामने वाला कोण है वो तो है R, और AD के बराबर जो भुजा है दूसरे में वो है BC, क्योंकि दोनों ही V इंटू T के बराबर है। तो आप देखोगे इसके सामने वाला कोण क्या है, I। तो इन दोनों ही त्रिभुजों के ये जो कोण है, कोण I और कोण R, ये भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों ही त्रिभुजों के लिए जो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यह है परावर्तन की व्याख्या हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर।